नमस्कार। हम बात कर रहे हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 एंड द चैप्टर इज पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट। और हमारा टॉपिक है द विलेज कम्युनिटी। एंड इन प्रीवियस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट द कास्ट एंड द रूरल मिलिeu, मीन्स द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट ओवर agrarian society or over rural society of मुगल पीरियड। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब चैप्टर का नाम है पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट, एंड इन दिस टॉपिक द स्टेट मीन्स मुगल एम्पायर, यानी कि इस चैप्टर में हम मुगल एम्पायर का जो सराउंडिंग है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा है द विलेज कम्युनिटी। आज हम विलेज कम्युनिटी में पढ़ने जा रहे हैं पंचायत एंड द हेडमैन। पंचायतें, जैसा कि आज हम भी जानते हैं कि ये विलेज स्तर पर काम करने वाली, जैसे कि आज भी है, यह एक सेल्फ गवर्नमेंट होती है। जैसे आज तो खैर ये केवल डेवलपमेंट का काम करती है या सहभागिता के आधार पर गवर्नमेंट का काम, सेल्फ गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का रूप में काम करती है। लेकिन उस समय भी, चूंकि आज की जो ये हमारी विलेज पंचायत है, इसका रूट मुगल पीरियड या एंशिएंट पीरियड में ही था। तो आइए हम इसके जो मुगल पीरियड की पंचायत है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल पीरियड की पंचायत का जो मेंबर्स होते थे, किसी को उसका मेंबर्स होने के लिए क्या कंडीशन होती थी, और जो मेंबर होते थे उसकी संरचना क्या थी, उसका स्ट्रक्चर क्या था, यानी कि कौन कौन लोग थे उसमें। तो सबसे पहले आते हैं मेंबरशिप पे। द विलेज पंचायत वाज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। मेंबर होने की पहली कंडीशन थी द विलेज पंचायत वाज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, यानी बड़े बुजुर्गों की ये असेंबली थी, ये बड़े बुजुर्गों की समिति थी। लेकिन उसके साथ सभी बड़े बुजुर्ग नहीं थे वहां पर। एल्डर्स ऑफ द विलेज विथ हेरिडेटरी राइट्स ओवर देयर प्रॉपर्टी, यानी कि वो बड़े बुजुर्ग जिनका अपनी जमीन पर हेरिडेटरी राइट्स था, पुश्तैनी अपना अधिकार था अपनी जमीन पर। यानी कौन लोग मेंबर हो सकते थे? पुश्तैनी हेरिडेटरी राइट्स वाले एल्डर्स, बड़े बुजुर्ग। अब हम दूसरी बात पे आते हैं, इसका स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन लोग हो सकते थे। पहली बात तो अक्सर चूंकि हमारा एक पितृसत्तात्मक समाज रहा है, इसीलिए महिलाएं नहीं होती थी। अब हम पुरुष कौन कौन से होते थे, मेन कौन कौन से होते थे उस समय मुगल पीरियड में, आइए हम उसको देखते हैं। इन मिक्स्ड कास्ट विलेजेस, क्योंकि जो हमारे विलेज हुआ करते थे, आज भी हैं, उसमें लगभग सभी जातियां रहा करती थी। जो मिक्स्ड कास्ट विलेज होते हैं उसमें पंचायत रिप्रेजेंट मेनी कास्ट एंड कम्युनिटीज। बहुत सारी जातियां गांव की रहती थी, कम्युनिटी रहती थी, यानी रिलीजियस कम्युनिटीज, कुछ ट्राइब्स रहते थे, और जातियां, सभी प्रकार की जातियां रहती थी, कई प्रकार की कास्ट और कम्युनिटी रहती थी। पंचायत उनको रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन दो द विलेज मिनियल कम एग्रीकल्चर वर्कर वॉज अनलाइकली टू बी रिप्रेजेंटेड देयर, यानी कि वो प्रेजेंट तो सबको रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन फिर भी यह असंभव था कि उसमें मिनियल कम एग्रीकल्चर वर्कर, यानी कि एक तो छोटे मोटे काम करने वाले जो खेतीहर मजदूर थे, और ये सब कौन होते थे? जो उस समय की जो जात के आर्डर था उसमें जो निचले स्तर पर थे, जैसे कि जो जातियां थी, जैसे दलित जातियां थी या अछूत जातियां थी, ये सब उसके मेंबर नहीं हो सकते थे। अब हम बात आ रही है, अब हम तीनों चीजों को मिला देते हैं, यानी कि जो गांव पंचायत होती थी उसके मेंबर कौन हो सकते थे? जो कास्ट हायरार्की में ऊपर की जातियां थी, जिसको ब्राह्मण और क्षत्रिय कह सकते हैं, वैश्य कह सकते हैं, या कुछ खेतीहर उच्च जातियां जैसे यादव, कुर्मी वगैरह वगैरह। तो यानी कि जो ऊंची जातियां थी जिनके पास हेरिडिटरी प्रॉपर्टी राइट था, और जो एल्डर्स थे, सिर्फ वही लोग इसका
इसके मेंबर हो सकते थे। ऑन द लेवल ऑफ दिस, इसी के लेवल पर हम ये कह सकते हैं कि ये कैसी संस्था थी। इट वॉज एन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ओलिगार्की सिस्टम। यह अल्पतंत्र ओलिगार्की सिस्टम का एक बहुत ही शानदार, जो हमारे गांव पंचायतें, मुगल पीरियड की जो गांव पंचायतें थीं, यह ओलिगार्की सिस्टम, आपसे पूछ सकता है कि क्या ये ओलिगार्की सिस्टम था। यह ओलिगार्की सिस्टम का बेहद ही क्लासिक एग्जाम्पल होता है जो हमारी गांव पंचायती थी। जैसा कि हम जानते हैं ओलिगार्की सिस्टम क्या है, ए सिस्टम इन विच पावर रेस्ट विथ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, यानी कि पावर का यूज गांव के बहुत थोड़े से लोग करते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि जो पंचायती थी उसमें बहुत थोड़े से लोग जो कि गांव के पुश्तैनी जमीन का पुश्तैनी संपत्ति के अधिकार वाले केवल ऊंची जात के बड़े बुजुर्ग करते थे। तो ये पहली बात खत्म हुई कि जो मेंबरशिप थी वो कैसी थी। अब आते हैं इसका एरिया। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी समिति होती है, तो उसका एक एरिया होता है जहां पर उनका रूल फॉलो होता है। जैसे आज हमारा जो गांव पंचायत है उनका एरिया क्या होता है, गांव होता है। जो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका एरिया क्या होता है, स्टेट होता है। उसी प्रकार से जो ये गांव पंचायतें थी, इनके जो डिसीजन होते थे, द डिसीजन मेड बाय दीज पंचायत वेर बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स, यानी कि ये जो होती थी ये आज की तरह नहीं थी कि इक्वलिटी के आधार पर, इसमें केवल कुछ लोग होते थे, ऊपर जातियां की होती थी, लेकिन इनके जो डिसीजन होते थे वो बाइंडिंग ऑन द ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, वो विलेज, यानी कि गांव के सभी लोगों के ऊपर इनकी ये बाध्यता होती थी। अब हम आते हैं इसके दूसरे टॉपिक पर, हेडमैन कौन होता था, यानी गांव पंचायत के जो मेंबर्स हो गए, अब उसका हेडमैन कौन चुनता जाता था। पंचायत वाज हेडेड बाय ये हेडमैन नोन एज मुकद्दम और मंडल। इसका कोई हेड होता था, पंचायत का एक हेड होता था जिसको हम मुकद्दम या मंडल कहते थे। और सबसे बड़ी बात, ये कैसे चुने जाते थे, द हेडमैन वाज चूजन थ्रू द कंसेंसस ऑफ विलेज एल्डर्स। जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते थे वो सहमति के आधार पर इनको चुन लेते थे, बट इट वाज नॉट द इनफ। लेकिन यह पूरी बात नहीं हुई। एक्चुअली दे हैड टू बी रेटिफाइड बाय द जमींदार, यानी कि अगर गांव के लोग किसी को अपना मंडल या मुकद्दम चुन लेते थे तो बात यहीं पर खत्म नहीं होती थी। ही हैड टू बी रेटिफाइड बाय द जमींदार, जमींदार के द्वारा उसको रेटिफाइड करना होता था कि हाँ ये जो है आज के बाद इस गांव के मुखिया हैं, मंडल हैं। ओके, अब जैसे आज का भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी संस्था होती है, तो उसमें जो भी लोग होते हैं उनका एक टेन्योर होता है, उनका एक काल होता है। तो हेडमैन हेल्ड ऑफिस, यानी कि जैसे आज होता है कि आप कितने समय तक ऑफिस में रहेंगे। हेडमैन यानी कि जो मुखिया है, हेल्ड हिज ऑफिस टिल द विल ऑफ एल्डर्स, जब तक ऑफ दैट विलेज, उस गांव के जो एल्डर्स होते थे उनकी इच्छा तक वो है वहां का मुखिया रहता था, वहां का मंडल रहता था, मुकद्दम रहता था। और अगर गांव वाले चाहते हैं तो उसको वो डिसमिस कर देते हैं। अब आता है कि जो मुखिया होता था उसका मेन कार्य क्या था। द चीफ फंक्शन ऑफ हेडमैन, जो मुखिया था उसका सबसे महत्वपूर्ण काम था, द चीफ फंक्शन ऑफ द हेडमैन टू सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ विलेज अकाउंट्स, विलेज अकाउंट्स का सुपरवाइज करना, सुपरविजन करना। और इसमें उसको सहायता करता था पटवारी। और एक बड़ी अच्छी चीज, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो होते थे महोदय मंडल, ये अक्सर करके अपने जो पावर का मिसयूज करते थे। मंडल्स ऑफ्टन मिसयूज देयर पोजीशंस, ये दे वर प्रिंसिपली एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडिंग, वो फ्रॉड के लिए उन पर आरोप लगता है। जो हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह मिलते हैं उनमें आरोप लगता है कि ये लोग फ्रॉड करते थे। और उनका फ्रॉड क्या होता था, विलेज डिफ्रॉडिंग विलेज अकाउंट्स इन कॉनाइवेंस विद द पटवारी, पटवारी के कॉनाइवेंस से ये जो विलेज का अकाउंट होता था उसमें ये हेरा फेरी कर लेते थे। और दूसरी चीज, एंड फॉर अंडर असेसिंग द रेवेन्यू दे ओड, जो उनका रेवेन्यू होता था, जो बकाया होता था, उसको गलत तरीके से असेस करते थे फ्रॉम देयर ओन लैंड, अपनी जमीन पर। अपनी जैसे कि अपनी जमीन पर
जो उनकी ज़मीन होती थी, अगर उसका ज़्यादा रेवेन्यू है तो उसका कम करके दिखाते थे। और अपनी ज़मीन का बोझ जो होता था वो गांव के दूसरे जो बेचारे गरीब लोग होते थे उन पर, क्योंकि गांव का एक मुश्त होता था जैसे कि आपको इतना रुपया देना है, तो अपनी ज़मीन का रेवेन्यू कम दिखा देते थे और जो अपनी ज़मीन का जो अपना भार होता था वो दूसरों पर दिखा देते थे। ये दो प्रकार के, यानी कि एक तरीके से वो जो गांव का जो फंड होता था उसमें फ्रॉड करते थे, दूसरा रेवेन्यू वगैरह में हेर फेर करते थे। अब हम आते हैं, जैसे कोई भी संगठन होता है उसका एक फंड होता है और उसके खर्चे होते हैं। द पंचायत डिराइव इट्स फंड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल्स टू ए कॉमन फाइनेंशियल पूल। हर गांव का एक कॉमन फाइनेंशियल पूल होता था और उस कॉमन फाइनेंशियल पूल में जो रकम आती थी, जो पैसा आता था, वो कौन देता था? कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इंडिविजुअल्स। गांव के जो लोग होते थे वो उसमें कंट्रीब्यूशन देते थे। अब ये फंड हो गया, यानी कि एक कॉमन गांव, हर गांव का एक कॉमन फाइनेंशियल पूल हो गया। अब उस कॉमन फाइनेंशियल पूल से क्या क्या काम वो पंचायत करती थी? उससे 3 काम मेनली करती थी। दिस फंड वेयर यूज फॉर डिफरेंग द कास्ट ऑफ एंटरटेनिंग रेवेन्यू ऑफिसर। जैसे आज होता है कि जब ऊपर से कोई अधिकारी आता है तो जो गांव का प्रधान होता है वो उसकी खातिरदारी करने में, या कागज पेपर या जो भी वहां पर खर्चा आता है, कौन उठाता है? वो गांव प्रधान उठाता है आज भी। उसी तरीके से तब भी जब कोई जमींदार साहब के यहाँ से या कोई नगर से राजा के यहाँ से या जो कोई भी नवाब के यहाँ से जो भी कंडीशन होती थी, जब वहाँ से कोई रेवेन्यू अफसर आता था तो जो गांव पंचायत होती थी वह उसका खर्चा वो उठाती थी। अब दूसरी बात क्या करते थे लोग? दूसरा काम कौन सा करते थे? एक्सपेंसेस फॉर कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटीज। अगर सोशल वेलफेयर, कम्युनिटी वेलफेयर के भी कुछ काम वो करते थे, जैसे टाइडिंग ओवर नेचुरल कैलेमिटी लाइक फ्लड। जैसे अगर भूकंप आ गया है या बाढ़ आ गई है, अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो उस समस्या से जो लोगों की परेशानी है उनको दूर करने के लिए भी फंड का यूज हो सकता था। तीसरा काम होता था, आफ्टर दीज फंड्स वेर आल्सो डिप्लॉयड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बंद और डिगिंग ए कैनाल। यानी कि जैसे गांव में अगर बाढ़ की समस्या आ रही है तो कोई बंद बना सकते थे, बांध वगैरह बनाते थे, या नाली वगैरह पानी के गांव से भरने के लिए नाली वगैरह बनाई जाती थी, यानी डिगिंग ऑफ द कैनाल। तो इस तरीके से नहर, बांध, जो छोटे मोटे काम होते थे जो कि बिल्डर्स तो नहीं कर सकते थे, लेकिन गांव स्तर पर अगर हो सकता था तो वह गांव पंचायतें अकेले या मिलकर के करती थी। तो या फिर कोई परेशानी, कोई कैलेमिटीज वगैरह आती थी उस समय करती थी, और रेवेन्यू का अधिकारी कोई आता था बाहर से, कोई भी अधिकारी आता था तो उसको ये लोग एंटरटेन करते थे। इस प्रकार से फंड का ये उपयोग हो गया। लेकिन जो गांव पंचायत थी, इसका केवल फंड का उपयोग नहीं था, बल्कि फंड के साथ साथ और भी कुछ इनके काम थे। जैसे एक महत्वपूर्ण काम था इनका जात के सोशल सेक्टर में। ये जात के लिए इनको, चूंकि उस समय कास्ट सिस्टम में जो कास्ट की जो रूल एंड रेगुलेशन होते थे, एथिक्स होती थी, वो लोग फॉलो करें, वह भी जात पर, वो जो गांव पंचायत होती थी, यह उसका एक मेन काम था। वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पंचायत वाज टू इंश्योर दैट कास्ट बाउंड्रीज, यानी कि उस जातीय बाउंड्री को, यानी कि कोई लोग अपनी जाति बाउंड्री को, जो जात के नियम कानून है उनको न तोड़े, उनको देखना जात में ये जो पंचायतें थी, विलेज पंचायतें थी, उनका मेन काम था। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इनका मेन काम जो पंचायत था, इसका मेन काम प्रिवेंट एनी ऑफेंस अगेंस्ट देयर कास्ट, यानी कि जात के खिलाफ अगर कोई भी वो गलती करते हैं तो उसके खिलाफ उनको रोकने की जिम्मेवारी किसकी होती थी? वह जो विलेज पंचायत होती थी। लेकिन केवल राइट्स से होता नहीं कि आप ये काम कर सकते हैं। आप कोई काम तभी करेंगे जब पहली चीज आपके पास फंड हो। वो फंड की व्यवस्था तो हमने देख लिया है। दूसरा काम, वो जात में अगर कोई कास्ट के खिलाफ कोई काम करता है तो उसको रोकना था। इसके लिए जो पंचायतें थी मेन काम क्या करती थी? पनिशमेंट का काम करती थी। 2 प्रकार के पनिशमेंट होते थे, यानी कि अगर कोई आदमी डिसिप्लिन तोड़ता है, जो कास्ट की डिसिप्लिन होती थी, अगर वो कोई तोड़ता है तो 2 प्रकार के एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जाता था।
पंचायत आल्सो हैड द अथॉरिटी टू लेवी फाइन्स। क्या कर सकती थी? यानी कि जो व्यक्ति अनुशासन को भंग करता था, तोड़ता था, डिसिप्लिन ब्रेक करता था, उसके खिलाफ फाइन लेवी हो सकती थी, यानी कि उसको फाइन लगाई जा सकती थी। एंड इन्फ्लिक्ट मोर सीरियस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट लाइक एक्सपल्सन फ्रॉम द कम्युनिटी, यानी कि या तो उसके ऊपर फाइन लगाई जा सकती थी, फाइन लेवी हो सकती थी, और दूसरा उसके ऊपर यह था कि उसको जात से बाहर कर दिया जाए। द लेटर वॉज ए ड्रास्टिक स्टेप एंड वॉज इन मोस्ट केसेस मेटेड आउट फॉर ए लिमिटेड पीरियड। जाहिर है कि जो दूसरा था उस समय के लिए, जो दूसरा था कि किसी को जात से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि अगर आप जात से बाहर करते हैं तो आपको उसके प्रोफेशन से भी बाहर करना होता था, क्योंकि अगर किसी आदमी को गांव से बाहर निकाला जाता था, अपनी जात से बाहर निकाला जाता था, तो सबसे बड़ी समस्या आती थी उसको अपने प्रोफेशन से भी रोकना होता था। यह एक बड़ा पनिशमेंट होता था, इसको बड़ी ही बहुत कम दिया जाता था, या बड़े अपराध के बड़े पनिशमेंट के समय ये दिया जाता था। जाहिर है कि ये जो दोनों चीजें हैं, जो दोनों पनिशमेंट थे, चाहे फाइन हो गया, चाहे एक्सपल्सन फ्रॉम द कास्ट एंड फ्रॉम द विलेज, ये सच ए मेजर वाज इंटेंडेड एज ए डिटरेंट टू वायलेशन ऑफ कास्ट नॉर्म। उस समय कास्ट के नॉर्म को फॉलो करना बहुत जरूरी होता था, इसीलिए इस प्रकार के जो फाइन है या जो कास्ट का एक्सपल्सन है वह जात के नियमों के वायलेशन के लिए डिटरेंट का काम करता था, उसके निरोध का काम ये करता था। अब आते हैं हम जो आपका जो विलेज पंचायत है। विलेज पंचायत के साथ ही साथ हर गांव में एक जाति पंचायत होती थी, कास्ट और जाति पंचायत होती थी। विलेज पंचायत इन एडिशन टू द विलेज पंचायत, ईच कास्ट और जात इन द विलेज हैड इट्स ओन जाति पंचायत। हर जात का अपना एक जाति पंचायत होता था, और यह भी जो आपकी विलेज पंचायत होती थी उसी की ही तरह जो हर जात की अपनी जाति पंचायत होती थी, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। जैसे कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला काम करता था वो था कि दे मेडिएटेड इन कंटेस्टेड क्लेम्स ऑन लैंड। अगर जमीन पे झगड़े हैं उसको ये उसके बीच में ये मेडिएशन करते थे। डिसाइडेड वेदर मैरिज वेयर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स लेट डाउन बाय द पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप, यानी कि क्या जो शादियां हुई हैं वो जो जात का नियम तो उसमें कोई नहीं तोड़ा गया है। डिटरमाइंड हु हैड रिचुअल प्रेसिडेंस इन विलेज फंक्शंस, गांव में जो फंक्शन होते थे उसमें रिचुअल तरीके से कि यानी कि कर्मकांडी तरीके से कौन किसके क्रम में है, यानी कि पहले इस क्रम में कौन है, इस क्रम में कौन है, यानी कौन क्या काम कर सकता है, वो भी ये डिसाइड करते थे ये जो जाति पंचायत। इन मोस्ट केसेस एक्सेप्ट द मैटर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, यानी कि अगर अपराध जो मारपीट का ये सब नहीं है तो जो इन मारपीट के अलावा द स्टेट रिस्पेक्टेड द डिसीजंस ऑफ जाति पंचायत। जाति पंचायत के डिसीजन जैसे कि जो सिविल मैटर होते थे, झगड़े वगैरह के, थोड़े इधर जमीन वगैरह को लेकर के या शादी विवाह को लेकर के या जाति को लेकर के, खान पान को लेकर के, जो इस तरीके से विवाद होते थे, जो डिस्प्यूट्स होते थे, इनके बारे में जो जाति पंचायत या जो कास्ट पंचायत जो डिसीजन लेती थी अक्सर करके वो ऊपरी स्तर पर भी उसको मान लिया जाता था। अब जो गांव पंचायत होती थी, जो विलेज पंचायत होती थी, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। जैसे एक प्रॉब्लम्स आती थी कि अगर लोअर कास्ट यानी कि जो नीचे की जातियां हैं, लोअर कास्ट पीजेंट हो और उसका झगड़ा किससे हुआ हो, स्टेट ऑफिशियल से या जमींदार से अगर उसका कोई झगड़ा हो, तो उसमें पंचायत के सामने मुश्किल आती थी, क्योंकि पंचायत अब जो निर्णय लेना है, एक तरफ तो गांव के लोग हैं, जो कामगार लोग हैं, जो काम करते हैं, गांव के लिए रेवेन्यू पैदा करते हैं, दूसरी तरीके से गवर्नमेंट के लोग होते हैं, जमींदार होते हैं, तो उसमें समस्या आती थी कि जो पंचायत होती थी वो कैसे निर्णय करे। तो अलग अलग मामलों में वो देखती थी कि जिसका पलड़ा जैसा रहता था वो निर्णय करती थी। जैसे कि अगर रेवेन्यू का मामला है, जैसे कि जमींदार ने ज्यादा रेवेन्यू लगा दिया है, तो द पंचायत ऑफ्टन सजेस्टेड कॉम्प्रोमाइज, तो पंचायत दोनों को इधर उधर करके मामले को हल करना चाहती है, कंप्रोमाइज कराना चाहती है, यानी कि उनसे भी कुछ कहती थी, उनसे भी कुछ कहती थी, जिससे कि मामला वहीं पर उसी स्तर पर बिना झगड़े के निपट जाए। इन केस वेयर रिकंसिलिएशन फेल्ड, लेकिन अगर झगड़ा नहीं खत्म होता था
पीजेंट्स तो समस्या बड़ी हो जाती थी, क्योंकि वहां पर एक समस्या आती थी कि चूंकि पीजेंट्स कमजोर लोग होते थे, तो पीजेंट्स करते क्या थे, पीजेंट्स टुक रिकोर्स टू मोर ड्रास्टिक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, वो ज्यादा बड़ा विरोध करने के लिए सच एज डिजर्टिंग द विलेज, जो मजदूर होते थे, जो पीजेंट होते थे, वो गांव छोड़ के भाग जाते थे। अब होता क्या था कि उस समय जमीन की तो कमी होती नहीं थी, मजदूरों की कमी होती थी। अब जैसे कोई गांव है, वहां से कुछ जो नीचे की जो लोग मजदूर जातियां थी, अगर वो वहां से भाग जाती थी तो उस गांव के जो बड़ी जातियां थी उनके सामने समस्या होती थी कि अब गांव का काम धाम कौन करे। इसीलिए वह थोड़ा सा वहां पर बैलेंस उनको बना कराना पड़ता था। जो पीजेंट जातियां हैं उनको अपने इसी ताकत का उनका उपयोग करते थे बार बार, क्योंकि अगर जरा सा भी जो रेवेन्यू अफसर है या जो जमींदार है या जो अपर कास्ट के लोग हैं, अगर उनके ऊपर वो ज्यादा दबाव डालते थे तो उसके अगेंस्ट जो पीजेंट जातियां होती थी, जो खेतीहर मजदूर होती थी, खेतीहर जातियां होती थी, अगर वो उनके ऊपर दबाव डालने के लिए वो गांव को छोड़ के जाने की धमकी देती थी। और यह उनकी टैक्टिक्स गांव में काम करती थी। और अक्सर करके जो ऊपर के लोग हैं उनको फैसले इन पीजेंट्स के इंटरेस्ट में लेने पड़ते थे। और इसके साथ हम पंचायत और हेडमैन को हम खत्म करते हैं। आगे हम देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वह है विलेज आर्टिजन्स एंड द लिटिल रिपब्लिक। तो हम उस पर बात करते हैं। तब तक के लिए हम नमस्कार, आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।